नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं योगेश स्वामी आज आपके बीच में एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाया जाए, आज फाइनली बना ही लिया। आज जो कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो अब हाल ही में होने वाली जो जेट, ICR, BHU, PAT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और अपन आज शुरू कर देते हैं धान से, राइस से। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती हैं। मोटे अनाज में गेहूँ, चावल, जौ और अन्य मोटे अनाज। फिर अपन एक बहुत बार नाम लेते हैं खाद्यान्न की फसलें। तो खाद्यान्न की फसलों का मेरा मतलब है अनाज और दलहन दोनों हैं, वो खाद्यान्न खाने योग्य फसलों के अंदर आते हैं, खाने योग्य हैं तो खाद्यान्न में आते हैं। फिर अपन बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की। भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान सबसे ज़्यादा फसलों पर जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं और चावल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। गेहूं के उत्पादन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम व्हीट रेवोल्यूशन भी है। भारत में इसके जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, विश्व में इसके जनक हैं NE बोरलॉग, और ये हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो सबसे पहले विलियम गॉर्ड ने दिया था। ध्यान रखें, विलियम गॉर्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। भारत में हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो पंजाब में पड़ा, और पंजाब का गेहूं और चावल का अच्छा उत्पादक राज्य भी है। फिर सबसे पहले अपन फसल लेकर के आए हैं अपनी, धान, चावल या राइस या पेड़ी। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम पढ़ें। वानस्पतिक नाम इसका ओराइजा सेटाइवा होता है। जिस कुल का ये सदस्य है उसको अपने ग्रेमेनी फैमिली बोल दें, पोएसी बोल दें, ग्रास कुल बोल दें। 2017 में या 16 में एक क्वेश्चन भी आया था कि चावल कौन से कुल का है, और ऑप्शन पोएसी दिया हुआ था, ग्रेमेनी और घास कुल दोनों ही नहीं थे। तो ये भी अपन को याद रखना चाहिए। नेटिव प्लेस ध्यान रहे, उत्पत्ति स्थान किस फसल का कौन सा देश उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो अपन जब पढ़ते हैं कि जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपन कि जिस देश के लोगों ने किसी फसल को जंगली रूप से फसल के रूप में अपनाया, पहले पौधे उगते थे परंतु जंगली उगते थे, उसको फसल के रूप में अपनाया, वह देश उस फसल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि चावल का उत्पत्ति स्थान है वो भारत का बर्मा क्षेत्र है, या इंडो बर्मा है, या दक्षिण पूर्वी एशिया है। उसके बाद इसकी इंपोर्टेंस की बात की जाए तो चावल के दानों के अंदर 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, 70% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, और 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। धान के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ओराजेनिन प्रोटीन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, धान के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ओराजेनिन प्रोटीन कहते हैं। और धान में खुशबू का कारण है डाइस्टाइल 1 प्रोपीन। धान के अंदर जो खुशबू आती है उसका कारण है डाइस्टाइल 1 प्रोपीन के कारण खुशबू आती है। उसके बाद चावल का पूर्वज, सबसे पहले जो चावल की खेती हुई या चावल के पूर्वज कौन से हैं, तो ओराइजा रफीफोगन है, वो इसका पूर्वज माना गया है। वितरण की यदि अपन बात करें तो जो टोटल जो कल्टीवेशन एरिया है उसमें भारत फर्स्ट पोजीशन पर है और चाइना सेकंड पोजीशन पर है। विश्व में धान का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है। इसके साथ साथ उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर भारत आता है, जबकि तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। एक बार पुनः ध्यान देना, चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर आता है। इसके आगे यदि अपन चर्चा करें तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, जूम कर लेते हैं अपन इसको। आगे यदि देखा जाए तो उत्पादकता, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो मिस्र में होती है। उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो भारत में है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। उत्पादकता पंजाब की है और हरियाणा की। जोग्राफिकल एरिया आपने बात करें, कल्टीवेशन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है।
प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है और ये भारत की मुख्य अनाज की फसल है। ये यदि ये क्वेश्चन पूछ आ जाए कि भारत की मुख्य अनाज की फसल कौन सी है और उसमें चावल, गेहूं, जौ और ज्वार चारों ऑप्शन हो, तो यहाँ अपन कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो यहाँ अपन को चावल सही करना होता है। फिर छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और गंगानगर को राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद गोल्डन चावल यदि अपन बात करें या गोल्डन राइस की यदि अपन बात करें, तो यह सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन ए का या कैरोटीन का बड़ा सोर्स है। सुनहरा चावल जीएस खुश ने तैयार किया था। सुपर राइस है उसको जीएस खुश ने तैयार किया था। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, जिसको अपन IRRI के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से डेपोग विधि का विकास हुआ है। धान के खेतों में मीथेन CH4 गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन 2-3 बार जेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है। चावल की गुणसूत्र संख्या है 24 होती है। विश्व में लगभग चावल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 2 ही खेती योग्य हैं या जिनकी 2 की ही बुआई की जाती है। चावल अलग अलग हैं। अपन बात करें ओराइजा सेटाइवा, जो पूरे विश्व में उगाया जाता है। दूसरा ओराइजा ग्लेब्रिमा है, जो केवल अफ्रीका में उगाया जाता है। भारत में जो चावल उगाया जाता है, क्या अपन ये कह सकते हैं कि ओराइजा जो सेटाइवा जो विश्व में उगाया जाता है, उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक ओराइजा सेटाइवा इंडिका, जिसको भारत में उगाया जाता है और प्रकाश के प्रति संवेदनशील किस्म है। ओराइजा सेटाइवा जापोनिक, जो जापान में उगाया जाता है। और एक ओराइजा सेटाइवा जावोनिक, जिसको ब्लू राइस भी कहते हैं, और ये इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इसके साथ यदि अपन देखें तो धान का जो पुष्प क्रम होता है वो पेनिकल होता है और फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस होता है। धान के पुष्प को पेनिकल कहते हैं, पुष्प क्रम है वो पेनिकल है, फल का प्रकार कैरियोप्सिस है। इस प्रकार से दाने होते हैं। चावल में बोनापन के लिए जो बोनी वेराइटीज़ हैं, उसकी जो अपन ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के दौरान सबसे ज़्यादा आगे आया था, वो जीन है DG वू, उस जीन का नाम है। या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, DG वू जीन है। टेस्ट वेट की यदि अपन बात करें या चावल का परीक्षण वजन है 25 ग्राम होता है। परीक्षण वजन का मतलब होता है 1000 बीजों का भार है वो उसका टेस्ट वेट कहलाता है। जबकि बासमती जो चावल होते हैं उनका वजन होता है 21 ग्राम। यहाँ अपन आगे देखते जाएं तो मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, किस प्रकार की जल मृदा की आवश्यकता पड़ती है चावल की खेती करने के लिए। तो काली दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो, या अपन कहें गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ब्लैक सोइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। pH रेंज इज 5.5 to 6.5 मिड। इसके साथ साथ धान के खेत में पानी भरने के बाद हल चलाते हैं, जिससे भारी मिट्टी के कण हैं वो टूट करके लेह में बदल जाते हैं। लेह करने के उद्देश्य क्या क्या हैं, एक तो पारगम्यता बढ़ाना है, इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना है। ध्यान रहे तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी को लेहयुक्त बनाने के 3 उद्देश्य हैं: पारगम्यता बढ़ाना, खरपतवार नियंत्रण करना और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। अब बात करें किस प्रकार की जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। C3 प्लांट है, इसके साथ साथ लघु दिवस प्रकाशेपी पौधा है या शॉर्ट डे प्लांट है। C3 एंड शॉर्ट डे। हॉट एंड मॉइस्चर क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। गुड टेम्परेचर रेंज 26 to 29। इसके साथ साथ पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अब जो बात पढ़ने वाले हैं आगे, जो आपको एक सारणी बनी दिख रही है, यह है भारत में चावल 3 ऋतुओं में उगाया जाता है। और BHU एग्ज़ाम 2017 या 18 शायद, उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत के किस राज्य में चावल को रबी ऋतु में उगाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका सही उत्तर ओडिशा था। अब देखिए, चावल भारत में 3 ऋतु में उगाया जाता है और तीनों ऋतु हैं ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो।
ओस शब्द जो है, ओस शब्द एक संस्कृत भाषा के असु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जल्दी। और अमन शब्द है वो अरबी भाषा के अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित, यानी वर्षा ऋतु में सुरक्षित माना जाती है फसल को। और बोरो एक देसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है लेट या पछेती। देखिए, सबसे पहले अब ये जो तीनों बुआई का समय है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मजनू का सनम। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे अपन? सबसे पहले जो ओस है, या अपन ये कह सकते हैं खरीफ जो लिखा हुआ है, इसको आप नोट में डाल करके लिख सकते हो, ओस या असु शब्द। अब बुआई का समय है, इसमें अपन लिखेंगे मजनू, और कटाई का समय है, इसमें अपन लिखेंगे सनम। मजनू से बना मई, जून और नवंबर। आगे के पेज में नवंबर अपन देखेंगे। देखिए, बुआई का समय, इसमें अपन मजनू शब्द लिख देंगे तो 3 शब्द बन जाएंगे, मई, जून और नवंबर। कटाई के कॉलम में यदि अपन सनम नाम लिख देंगे तो सनम सितंबर, नवंबर और मार्च, सितंबर, नवंबर और मार्च। जैसे कि आप आगे के पेज में आप देख सकते हो, फॉर्मूला अपना लिखा हुआ है, परंतु आप इसको फॉलो इस तरह से करें जैसे मैंने आपको बताया कि बुआई के समय को फॉलो करने के लिए आप मजनू शब्द का प्रयोग करेंगे, और कटाई को फॉलो करने के लिए आप सनम का प्रयोग करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वेराइटीज़ की यदि अपन बात करें, किस्में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम TN1 किस्म बनाई गई थी, जो IRRI फिलीपींस से लाई गई थी। फिर IR8 ये किस्म भारत में 1966 में लाई गई। इसे विश्व का जादुई चावल भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भारत में IR18 जो किस्म है वो 1966 में लाई गई, इसे विश्व का जादुई चावल कहते हैं। और इस किस्म का जो इस किस्म को तैयार करने के लिए संकरण किया गया था, वो डीजीवू जीन और पेटा का संकरण था। डीजीवू जो बोनेपन के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद जया किस्म का विकास किया गया था। जया को भारत का जादुई चावल कहा जाता है। इसका TN1 क्रॉस T141 T141 का संकरण है। उसके बाद पद्मा ये किस्म तैयार की गई थी T141 व TN1 के संकरण से। या अपन ये कह सकते हैं कि ये जया का विपरीत संकरण है। ध्यान रखना, इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो जया और पद्मा में कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। याद रखना, पद्मा जया का विपरीत है, पद्मा जया का विपरीत है। उसके बाद जगन्नाथ एक उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट वेराइटी है। पूसा बासमती ये विश्व की अधिक उत्पादकता देने वाली बासमती चावल की किस्म है। बासमती चावल जितनी भी हैं, बासमती किस्में जितनी भी हैं, उसमें से पूसा बासमती ऐसी किस्म है जो सबसे अधिक उत्पादन देती है। इसके बाद यदि अपन बात करें लवण को सहनशील करने वाली जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो लुणीश्री और दामोदर। इसके साथ साथ CSR5, CSR10, CSR23 चावल की CSR वाली जितनी किस्में हैं वो लवण को सहन करने वाली हैं। उसके बाद जलमग्न भूमियों में उगाने वाली किस्मों में अपन बात करें तो जलप्रिया है, जल है, सूर्या है। जलप्रिया ये किस्म जलमग्न वाटर लॉगिंग सोइल में अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं। फिर चावल के हीरा किस्म में 11% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अपन ने पढ़ा था प्रोटीन बहुत कम होता है, परंतु हीरा किस्म में 11% प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन के लिए हीरो है, याद रखें। राजस्थान के लिए किस्में कावेरी, सीता, चंबल, रत्ना, जया, बाला, माही सुगंधा। माही सुगंधा बांसवाड़ा से विकसित है, ध्यान रहे। माही एक मक्का की किस्म भी है, और माही नदी पर इसका नाम पड़ा हुआ है। बांसवाड़ा में माही नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रहे। फिर सीधी बुआई है तो इसकी किस्में हैं बाला, नाम रहना, बाला याद रह जाएगा वैसे भी। उसके बाद आगे अपन बात करें बुआई, धान की बुआई कैसे होती है। धान की बुआई 2 तरीके से होती है, एक तो अपन सीधी बुआई कर सकते हैं और एक रोपण, डायरेक्ट सोविंग एंड बाई नर्सरी प्रिपरेशन। सीधी बुआई भी 2 तरीके से होती है और नर्सरी प्रिपरेशन 3 तरीके से होती है। आगे देखते हैं। नर्सरी की सीधी बुआई है तो 2 तरीके से चावल की सीधी बुआई है तो 2 तरीके काम में लिए जा सकते हैं। एक तो छिड़काव विधि से अपन बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। यदि अपन छिड़काव विधि काम में लेते हैं तो अपन को 1 हेक्टर में 100 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी, और यदि अपन ड्रिल द्वारा सोविंग करते हैं तो 1 हेक्टर में अपन को 60 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद बात की जाए आगे रोपणी विधि से,
या बाय नर्सरी प्रिपरेशन से। तो इसके लिए अपने पास 2-3 विधियां हैं, एक गीली क्यारी से, एक सूखी क्यारी से और एक डेपोग विधि से। गीली क्यारी, सूखी क्यारी और डेपोग विधि। गीली क्यारी विधि में अपन को 1/10 हेक्टर की, 1 हेक्टर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, उसका 10वां भाग 1 हेक्टर की बुआई है तो नर्सरी तैयार करने के काम में लेना होता है। इस विधि में 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है और पौधे से पौधे की और कतार से कतार की जो दूरी रखनी होती है वो 20 × 25 सेंटीमीटर रखेंगे। जब पौधों के ऊपर 4-5 पत्तियां आ जाएं तब उनकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं मैन फार्म के अंदर। डेफोग विधि जो अभी अपन ने चर्चा करी थी, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के अंदर फिलीपाइंस से लाई गई है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाई गई ये विधि और दक्षिण भारत में ही इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, घास फूस, सीमेंट के फर्श के ऊपर घास फूस बिछा करके पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है, जबकि अन्य विधियों के अंदर है वो 25 से 30 दिन लगते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस विधि में 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टर रोपण करने के लिए। उसके बाद एक नई तकनीकी SRI, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि SRI तकनीकी किससे संबंधित है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये विधि भारत में 1983 में विकसित की गई और इस विधि में अपन ये कह सकते हैं, आगे लें अपन इसी टॉपिक को, गीली क्यारी विधि में अपन को 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है और बीज दर है वो 5 kg प्रति हेक्टर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे अपन चलते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, यानी खाद व उर्वरक कितनी काम में लें चावल की 1 हेक्टर की फसल हेतु। खेत में अपन को 10 से 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई से 1 महीने पहले मिला देनी चाहिए मिट्टी में। नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर मिलाएंगे। ध्यान रहे, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा। अपन ये कह सकते हैं कि फुल डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ full dose of potash and phosphorus and FIM and 1/3 part of nitrogen mixing at before sowing या soil preparation time। शेष जो नाइट्रोजन बची है उसको 2 भागों में देंगे 25 से 30 दिन के बाद, और जैसे ही कल्ले निकलने लगे 55 से 65 दिन के समय और नाइट्रोजन दे देते हैं। धान के खेत में जैविक उर्वरक जैसे एजोला और नील हरित शैवाल भी काम में लिए जाते हैं। नील हरित शैवाल द्वारा प्रति वर्ष 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। नील हरित शैवाल का 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रति वर्ष हो जाता है। धान के खेत में अमोनियम सल्फेट उर्वरक काम में लेते हैं और इस उर्वरक का निशालन नहीं होता क्योंकि धान है वो अमोनिया के रूप में ही नाइट्रोजन ग्रहण करता है सीधा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेट एग्जाम में कि धान की फसल नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करती है। यहाँ 2 बातें हैं, जब धान के खेत में पानी भरा रहता है तब धान का खेत नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया में करता है, और जब पानी भरा हुआ नहीं रहता है तब वो नाइट्रेट के रूप में करता है। तो कंफ्यूज न हो, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि धान उर्वरकों को अनाकर्षित जोन में रखा जाता है। फिर एक LCC लीफ कलर चार्ट है जो नाइट्रोजन की मांग के निर्धारण हेतु काम में लिया जाता है। उसके बाद जल प्रबंधन की बात करें तो चावल की बहुत अधिक जल मांग होती है। चावल और गन्ना की जल मांग एक जैसी होती है, वे सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है ये। चावल के बारे में यूँ कहा जाता है कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। या अपन ये कह सकते हैं कि 900 से 2500 mm इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। यदि अपन CM में बात करें तो 90 से 250 CM पानी की आवश्यकता होती है। फिर सिंचाई कब करें, इसके क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी हैं, तो बोटिंग स्टेज या अपन कह सकते हैं कि जमाव अवस्था, फिर टिलरिंग स्टेज, कल्ले फूटते समय इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। और धान के लिए एक कहावत है कि 60वें 60वें दिन जब पानी मिले हर 8वें दिन,
वो दान, राजस्थानी कहावत है, दान के लिए ही बनी है। क्यों कहा जाता है कि धान के खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी है, वो 7 दिन तक भरा रहना चाहिए। फिर पानी को निकाल करके 2 दिन रख करके पुनः नया पानी भरते हैं। फिर अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, कुछ खरपतवार उग जाते हैं, उनके लिए क्या करें? तो मुख्यतः कौन कौन से खरपतवार उगते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, जंगली धान उगता है और सांवा घास उगता है। इनके लिए धान के खेत में खड़ी फसल में या तो हल चलाते हैं, और खड़ी फसल में हल चला करके खरपतवार नष्ट करने की क्रिया को बुशनिंग कहते हैं। बुशनिंग करने के बाद जो पौधे धान के उखड़ जाते हैं उनको पुनः लगाने की प्रक्रिया को खेलुआ कहा जाता है। इस बात का भी याद रखें कि बुशनिंग के बाद जो पौधे धान के उखड़ जाते हैं उनको पुनः खेत में लगाना खेलुआ कहा जाता है। और बुशनिंग सबसे ज़्यादा है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में करते हैं। उसके बाद शाकनाशियों का उपयोग, यदि वैज्ञानिक कौन कौन से शाकनाशियों के उपयोग की सिफारिश करते हैं, वीडिसाइड कौन कौन से अपन को प्रयोग में लेने चाहिए, तो प्रोपनिल लेना चाहिए। प्रोपनिल मार्केट में है वो स्टाम F34 के नाम से मिलता है। प्रोफेनिल का रासायनिक नाम तो प्रोपेनिल है और व्यापारिक नाम इसका क्या है? स्टाम्प F34 मार्केट में इस नाम से मिलता है। और धान की रोपाई के 6 से 8 दिन के बाद इसका 3 किलो प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करना चाहिए। फिर ब्यूटाक्लोरिया मिचेटी, यह मार्केट में मिचेटी के नाम से मिलता है। 1.5 किलो प्रति हेक्टर की दर से 5 से 6 दिन के बाद इसका प्रयोग करें। या फिर अपन काम में ले सकते हैं एनिलोफेस। एनिलोफेस 0.3 किलो प्रति हेक्टर रोपाई के 5 से 6 दिन के बाद प्रयोग करें। फिर बीमारियां, डिजीज़ कौन कौन सी चावल की फसल को प्रभावित करती हैं? सबसे पहले ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग एक कवक जनित रोग है, और इसका कवक है जब तापमान कम और आर्द्रता बढ़ जाती है, जैसे 95% आर्द्रता और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम आ जाए तो इस रोग का प्रकोप होता है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले सिरसेन या थीरेम 2 ग्राम प्रति केजी बीजों को उपचारित करें। फिर भूरा धब्बा रोग, जिसको ब्राउन लीफ स्पॉट कहा जाता है, यह भी एक कवक जनित रोग है। और ध्यान रहे कि 1943 में बंगाल के अंदर एक भारी अकाल पड़ा था जो इसी रोग के कारण पड़ा था। इस रोग के नाम से बंगाल का अकाल का नाम जाना था। एक बंगाल का आतंक है वो एक खरपतवार की वजह से था, वो अलग बात है। बंगाल का अकाल है वो इस रोग की वजह से हुआ था। फिर जीवाणु अंगमारी रोग है, ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया से होता है। आज चावल की खेती में अपन ने बुआई से लेकर के रोगों तक चर्चा करी है। उपज वगैरह आप राजस्थान की बुक से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत कम पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सब पर अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। कल अपन गेहूं और जौ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब कर ले।